हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे हमारा प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट्स एंड क्लासिफिकेशन। ये लास्ट 5 दिसंबर 2019 को अपडेट हुआ था। तो फ्रेंड्स, प्रायोरिटी सेक्टर में जो है ये 8 तरह के कैटेगरी हैं जिनको कैटेगराइज किया गया है। एग्रीकल्चर, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, एक्सपोर्ट क्रेडिट, एजुकेशन, हाउसिंग, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी एंड अदर्स। डिफेंस प्रायोरिटी सेक्टर जो उसके टारगेट और सब टारगेट्स हैं, तो ये डोमेस्टिक एंड कमर्शियल बैंक और फॉरेन बैंक्स विथ लेस देन 20 ब्रांचेस और यहाँ पे मोर देन 20 ब्रांचेस को क्लासिफाई किया गया है। तो टोटल प्रायोरिटी सेक्टर जो होता है 40% ऑफ एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट यानी ANBC और क्रेडिट इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर विच एवर इज हायर। इसको हमेशा फ्रेंड्स याद रखिएगा, जो हायर होगा दोनों में से 40% ऑफ ANBC या ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर का जो भी हायर होगा वो प्रायोरिटी सेक्टर में कैटेगराइज होगा। और 20 ब्रांचेस, लेस देन 20 ब्रांचेस जो होंगी फॉरेन बैंक्स की, उसमें भी 40% ऑफ ANBC और क्रेडिट इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर विच एवर इज हायर। एग्रीकल्चर में 18% ऑफ ANBC और क्रेडिट इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर विच एवर इज हायर, और फॉरेन बैंक्स में ये एप्लीकेबल नहीं है। माइक्रो एंटरप्राइज में 7.5% और एडवांस टू वीकर सेक्शन में 10%, यानी 40% टोटल प्रायोरिटी सेक्टर होना चाहिए, उसमें से 18% मिनिमम एग्रीकल्चर होना चाहिए और 7.5% MSME होना चाहिए और 10% वीकर सेक्शन होना चाहिए। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर में फार्म क्रेडिट, लोन्स टू इंडिविजुअल फार्मर्स और जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप जो है वो फार्म क्रेडिट के अंदर आता है। तो इसमें क्या क्या हो सकते हैं फ्रेंड्स, क्रॉप लोन टू फार्मर्स जो होते हैं वो इसमें आएंगे। मीडियम एंड लॉन्ग टर्म लोन जो होते हैं फार्मर को, जो भी एग्रीकल्चर में अलाइड एक्टिविटीज के लिए दिए जाते हैं फॉर परचेज ऑफ एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स एंड मशीनरी, वो भी इसमें कैटेगराइज होंगे। लोन्स टू फार्मर फॉर प्री एंड पोस्ट हार्वेस्ट एक्टिविटीज, लोन्स टू फार्मर अप टू 50 lakhs अगेंस्ट प्लेज और हाइपोथिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 12 months। तो ये प्रायोरिटी सेक्टर में कैटेगराइज होगा। लोन टू डिस्ट्रेस फार्मर इंडेटेड टू नॉन इंस्टीट्यूशनल डोनर्स, लोन टू फार्मर्स अंडर द KCC स्कीम, लोन्स टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर फॉर परचेज ऑफ लैंड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। फिर है लोन टू कॉर्पोरेट फार्मर्स, farmer producers organizations, companies of individual farmer, partnership firm and cooperative of farmer directly engaged in agriculture and allied activities like dairy, fishery, animal husbandry, poultry, beekeeping and sericulture up to aggregate limit of 2 crore per borrower। इंडिविजुअल्स में फ्रेंड्स 50 lakhs था और यहाँ कॉर्पोरेट फार्मर्स में लिमिट जो है वो अप टू 2 करोड़ है। दिस विल इंक्लूड, अब इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है कॉर्पोरेट फार्मर्स लोन्स में, क्रॉप लोन टू फार्मर्स विच विल इंक्लूड ट्रेडिशनल, नॉन ट्रेडिशनल प्लांटेशन एंड हॉर्टिकल्चर एंड लोन फॉर अलाइड एक्टिविटीज, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म लोन्स टू फार्मर फॉर एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज, लोन टू फार्मर फॉर प्री एंड पोस्ट हार्वेस्ट एक्टिविटीज, लोन अप टू 50 lakhs अगेंस्ट प्लेज हाइपोथिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस फॉर ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग 12 months। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में जो भी लोन होंगे जो कि कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टोरेज फैसिलिटी के लिए दिए जाते हैं, सॉइल कंजर्वेशन, वाटर से डेवलपमेंट के लिए होंगे, प्लांट टिश्यू कल्चर, एग्री बायोटेक्नोलॉजी, सीड प्रोडक्शन, तो ये सारी चीजें जो है एन एग्रीगेट सैंक्शन लिमिट ऑफ 100 crore पर बोरोवर फ्रॉम द बैंकिंग सिस्टम विल अप्लाई। 100 crore पर बोरोवर जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लोन दिया जाएगा वो भी प्रायोरिटी सेक्टर में क्लासिफाई होगा। नेक्स्ट है एंसिलरी एक्टिविटी। एंसिलरी एक्टिविटी में लोन्स अप टू 5 crore टू कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑफ फार्मर्स फॉर डिस्पोजिंग ऑफ द प्रोड्यूस ऑफ मेंबर्स, लोन्स फॉर सेटिंग अप ऑफ एग्री क्लिनिक, एग्री बिजनेस, लोन फॉर फूड एंड एग्रो प्रोसेसिंग अप टू एन एग्रीगेट सैंक्शन लिमिट ऑफ ₹100 crore पर बोरोवर फ्रॉम द बैंकिंग सिस्टम, लोन्स टू कस्टम सर्विस यूनिट मैनेज्ड बाय इंडिविजुअल institutions or organization who maintain a fleet of tractor, bulldozers, well boring equipment, threshers, combines etc and undertake farm work for farmers on contract basis। तो ये सारे ancillary activities के पार्ट है।
फिर इसमें और आएगा फ्रेंड्स बैंक लोन्स टू प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, जिसको कि हम लोग पीएसीएस बोलते हैं, और फार्मर सर्विस सोसाइटी एफएसएस एंड लार्ज साइज्ड आदिवासी मल्टीपर्पज सोसाइटीज एलएमपीएस फॉर ऑन लेंडिंग टू एग्रीकल्चर। फिर लोन सैंक्शन बाई बैंक्स टू एमएफआई फॉर ऑन लेंडिंग टू एग्रीकल्चर सेक्टर एज पर द कंडीशंस स्पेसिफाइड इन पैराग्राफ 19 ऑफ दिस मास्टर डायरेक्शन। Loans sanctioned by bank to registered NBFC as per condition specified in para 21 of this master direction। फ्रेंड्स ये जो पैराज है ये मैंने हमारे स्लाइड में इंक्लूड नहीं किया है, तो हम लोगों को बस इतना ही देखना है कि लोन सैंक्शन बाय बैंक टू एमएफआईज, लोन सैंक्शन बाय बैंक टू रजिस्टर्ड एनबीएफसी, आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट्स अंडर आरआईडीएफ एंड अदर एलिजिबल फंड्स विद नाबार्ड अकाउंट ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर शॉर्टफॉल। तो ये सारे जो है ये भी प्रायोरिटी सेक्टर में कैटेगराइज होंगे। For the purpose of computation of achievement of the sub target, small and marginal farmer will include the following। अब small and marginal farmer को हम लोग किस तरीके से क्लासिफाई करते हैं, तो फार्मर्स विथ लैंड होल्डिंग ऑफ अप टू 1 हेक्टेयर उसको हम मार्जिनल फार्मर कहेंगे, और फार्मर विथ लैंड होल्डिंग ऑफ मोर देन 1 हेक्टेयर एंड अप टू 2 हेक्टेयर उसको हम लोग स्मॉल फार्मर कहेंगे। Landless agriculture laborers, tenant farmers, oral lessee and sharecropper whose share of landholding is within the limit prescribed for small and marginal farmers। Loans to self help group और joint liability groups वो भी प्रायोरिटी सेक्टर में कैटेगराइज होगा। Loans to farmers, producers, companies of individual farmers and cooperative of farmers directly engaged in agriculture and allied activities where the membership of small and marginal farmer is not less than 75% by number and whose landholding share is also not less than 75% of the total landholding। तो उसको हम लोग प्रायोरिटी सेक्टर में कैटेगराइज करेंगे। अभी नेक्स्ट जो हमारा फ्रेंड्स है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, प्रायोरिटी सेक्टर का नेक्स्ट जो हमने पार्ट देखा था, तो इसमें क्या है कि अभी जो हमारे एमएसएमई के जो क्लासिफिकेशन थे उसको रिसेंटली चेंज किया गया है। तो पहले जो पुराना था फ्रेंड्स इन एग्जिस्टिंग एमएसएमई क्लासिफिकेशन हमारा ये था, तो इसको अभी हम लोग नहीं देखेंगे, हम लोग रिवाइज्ड देखेंगे। तो रिवाइज्ड जो है वो हमारा क्लासिफिकेशन है इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर के ऊपर। पहले जो था वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट के ऊपर हमारा क्लासिफिकेशन था एमएसएमई का, अभी जो है वो इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर दोनों के ऊपर है। तो इन्वेस्टमेंट जो है लेस इक्वल 1 करोड़ आपका होगा, तो वो और टर्नओवर 5 करोड़, तो उसको हम लोग माइक्रो में क्लासिफाई करेंगे। स्मॉल में इन्वेस्टमेंट लेस देन 10 करोड़ एंड टर्नओवर 50 करोड़, तो वो हम स्मॉल में कैटेगराइज करेंगे। ठीक, मीडियम जो है मीडियम लेस देन 20 करोड़ एंड टर्नओवर लेस देन 100 करोड़, तो वो हम लोग मीडियम में कैटेगराइज करेंगे। तो ये हमारा एमएसएमई का रिवाइज्ड क्लासिफिकेशन था फ्रेंड्स। नेक्स्ट है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट एंड क्लासिफिकेशन में फैक्टरिंग ट्रांजैक्शन ऑन विथ रिकोर्स बेसिस जो होगा उसको भी हम लोग प्रायोरिटी सेक्टर में कैटेगराइज करेंगे। All loans to unit in the KVI sector will be eligible for classification under the sub-target of 7.5% prescribed for micro enterprises। KVI को हम लोग जो लोन देंगे वो भी हमारा MSME का जो 7.5% सब टारगेट है वो उसमें क्लासिफाई होगा। अभी नेक्स्ट है इन टर्म्स ऑफ रिवाइज्ड गाइडलाइन इशू बाय डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछता है एग्जाम में। तो ओवरड्राफ्ट लिमिट टू प्रधानमंत्री जन धन योजना अकाउंट होल्डर हैज बीन रेज्ड टू 10,000, पहले ये 5,000 था, अभी 10,000 हो गया है। एज लिमिट जो थी वो उसे भी 18 to 16 ईयर्स से बढ़ाकर 18 to 65 ईयर्स कर दी गई है। देयर विल नॉट बी एनी कंडीशन अटैच्ड फॉर ओवरड्राफ्ट अप टू 2000 का जो कंडीशन था उसको भी हटा दिया गया है। दिस ओवरड्राफ्ट विल क्वालिफाई एज अचीवमेंट ऑफ द टारगेट फॉर लेंडिंग टू माइक्रो एंटरप्राइजेज। ये पहले अदर्स लोन में क्लासिफाई था फ्रेंड्स, अभी इसको माइक्रो एंटरप्राइज में इंक्लूड कर दिया गया है। अभी नेक्स्ट जो है वो है एक्सपोर्ट क्रेडिट। एक्सपोर्ट क्रेडिट में क्या है, डोमेस्टिक बैंक जो है वो इंक्रीमेंटल एक्सपोर्ट क्रेडिट ओवर करस्पॉन्डिंग डेट ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर अप टू 2% ऑफ एनबीसी और क्रेडिट इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ ऑफसेट बैलेंस शीट एक्सपोजर व्हिचएवर इज हायर इफेक्टिव फ्रॉम अप्रैल 1, 2015 सब्जेक्ट टू ए सैंक्शन लिमिट ऑफ अप टू 40 करोड़ पर बोरोवर। ये भी फ्रेंड रिवाइज लिमिट है 40 करोड़, इसको याद रखिएगा। ये 2% ऑफ एनबीसी और मैक्सिमम 40 करोड़ पर बोरोवर तक हम लोग एक्सपोर्ट क्रेडिट में प्रायोरिटी सेक्टर में कैटेगराइज कर सकते हैं।
फॉरेन बैंक्स में जहां पे कि 20 ब्रांचेस से और उससे अधिक की ब्रांचेस होगी तो वहां पे भी 2% है, whichever is higher 2% of ANBC और credit equivalent amount of off balance sheet exposure whichever is higher। और जहां पे लेस देन 20 ब्रांचेस है वहां पे एक्सपोर्ट क्रेडिट विल बी अलाउड अप टू 32% ऑफ एनबीसी और क्रेडिट इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर विच एवर इज हायर। फ्रेंड्स यहाँ पे हमेशा याद रखिएगा ये 2% है और यहाँ पे 32% है। नेक्स्ट है एजुकेशन। एजुकेशन में जो लोन टू इंडिविजुअल्स फॉर एजुकेशनल पर्पस इंक्लूडिंग वोकेशनल कोर्सेज अप टू ₹10 lakhs irrespective of the sanction amount will be considered as eligible for priority sector। जो भी एजुकेशन लोन है 10 लाख तक की उसकी लिमिट है तो वो प्रायोरिटी सेक्टर में कैटेगराइज होगा। नेक्स्ट है हाउसिंग लोन। हाउसिंग लोन में फ्रेंड्स 35 lakhs in metropolitan cities with population of 10 lakhs and above and loan up to 25 lakhs, यानी कि 35 lakhs प्रोजेक्ट कॉस्ट और 25 lakhs जो है वो आपका लोन वैल्यू और 45 lakhs प्रोजेक्ट कॉस्ट एंड 30 lakhs आपका लोन वैल्यू। तो ये जो है ये आपका अर्बन एंड रूरल में कैटेगराइज होगा और 45 लाख प्रोजेक्ट कॉस्ट और 30 लाख आपका लोन ये मेट्रोपॉलिटन सेंटर में कैटेगराइज होगा प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंदर। नेक्स्ट है लोन्स फॉर रिपेयर टू डैमेज ड्वेलिंग यूनिट ऑफ फैमिलीज अप टू 5 lakhs इन मेट्रोपॉलिटन सेंटर एंड अप टू 2 lakhs इन अदर सेंटर्स। अगर किसी रिपेयर या डैमेज ड्वेलिंग यूनिट्स ऑफ फैमिलीज के लिए दे रहे हैं तो 5 लाख तक मेट्रोपॉलिटन में और 2 लाख तक अदर सेंटर में वो प्रायोरिटी सेक्टर में कैटेगराइज होगा। बैंक लोन्स टू एनी गवर्नमेंट एजेंसी फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्वेलिंग यूनिट और फॉर सम स्लम क्लियरेंस एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ स्लम ड्वेलर्स सब्जेक्ट टू ए सीलिंग ऑफ 10 लाख पर ड्वेलिंग यूनिट, इसको भी प्रायोरिटी सेक्टर में कैटेगराइज किया जाएगा। फिर है द लोन सैंक्शन बाय बैंक फॉर हाउसिंग प्रोजेक्ट एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन एंड लो इनकम ग्रुप द टोटल कॉस्ट ऑफ विच डज नॉट एक्सीड 10 lakhs per dwelling unit for the purpose of identifying the economically weaker section and low income group the family income limit is revised to 3 lakhs per annum for EWS and 6 lakhs per annum for LIG in alignment with the income criteria specified under the प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना में 10 लाख तक का जो ड्वेलिंग यूनिट कॉस्ट होगा और जो फैमिली इनकम है वो 3 lakhs फॉर EWS एंड 6 lakhs फॉर LIG, तो उसको हम लोग प्रायोरिटी सेक्टर में कैटेगराइज करेंगे। नेक्स्ट है बैंक लोन्स टू हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज अप्रूव्ड बाय NHB फॉर द रीफाइनेंस और ऑन लेंडिंग फॉर द पर्पस ऑफ परचेज कंस्ट्रक्शन रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिविजुअल ड्वेलिंग यूनिट और फॉर स्लम क्लियरेंस एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ स्लम ड्वेलर्स सब्जेक्ट टू एन एग्रीगेट लोन लिमिट ऑफ ₹20 lakhs पर बोरोवर एज पर कंडीशन स्पेसिफाइड इन पारा 21 ऑफ दिस मास्टर डायरेक्शन। तो 20 लाख पर बोरोवर जो है वो अगर HFC या NHB ने अगर कोई रिहेबिलिटेशन या परचेज कंस्ट्रक्शन या रिकंस्ट्रक्शन का कोई लोन लिया है तो उसको भी हम लोग प्रायोरिटी सेक्टर में कैटेगराइज करेंगे। The maturity of bank loans should be coterminous with average maturity of loans extended by HFCs. Bank should maintain necessary borrower-wise details of the underlying portfolio. Outstanding deposit is NHB on account of priority sector shortfall. नेक्स्ट है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में फ्रेंड्स 5 करोड़ पर बोरोवर जो है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी जैसे स्कूल, हेल्थ केयर फैसिलिटीज, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज, सैनिटेशन फैसिलिटीज, ये सारी चीजों के लिए अगर लोन देते हैं तो अप टू 5 करोड़ जो है वो प्रायोरिटी सेक्टर में कैटेगराइज होगा। फिर बैंक क्रेडिट टू MFI को अगर कोई बैंक क्रेडिट होता है जैसे on lending to individual and also to member of SHG and JLG for water and sanitation facilities, तो वो भी हमारा प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में कैटेगराइज होगा। नेक्स्ट है रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी जो है फ्रेंड्स वो बैंक लोन्स अप टू लिमिट 15 करोड़ टू बोरोवर फॉर पर्पस लाइक सोलर बेस्ड पावर जनरेटर्स, बायोमास बेस्ड पावर जनरेटर्स, विंड मिल्स, माइक्रो हाइडल प्लांट एंड फॉर नॉन कन्वेंशनल एनर्जी बेस्ड पब्लिक यूटिलिटीज के लिए अगर कोई लोन देते हैं तो 15 करोड़ तक जो है वो प्रायोरिटी सेक्टर में कैटेगराइज हो सकता है और इसकी लिमिट जो है पर बोरोवर 10 लाख होनी चाहिए। अदर्स लोन में फ्रेंड्स अदर्स लोन में लोन्स नॉट एक्सीडिंग 50,000 पर बोरोवर प्रोवाइडेड डायरेक्टली बाय बैंक्स टू इंडिविजुअल अंडर SHG, JLG
जहाँ पे कि उनकी एनुअल इनकम जो है वो 1 लाख है, वो मेट्रो एंड अर्बन एरियाज एंड नॉन रूरल एरियाज में 1.6 लाख, और 50,000 तक का उनका क्रेडिट है, वो प्रायोरिटी सेक्टर में कैटेगराइज होगा। लोन्स टू डिस्ट्रेस पर्सन नॉट एक्सीडिंग 1 लाख पर बोरोवर प्रायोरिटी सेक्टर में कैटेगराइज होगा। लोन सैंक्शन टू स्टेट स्पॉन्सर्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर SC/ST फॉर द स्पेसिफिक पर्पस ऑफ परचेज एंड सप्लाई ऑफ इनपुट्स एंड और द मार्केटिंग ऑफ द आउटपुट ऑफ द बेनिफिशियरीज ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशंस, तो वो भी हमारा प्रायोरिटी सेक्टर में कैटेगराइज होगा। नेक्स्ट है वीकर सेक्शन। प्रायोरिटी सेक्टर लोन्स टू बी फॉलोइंग बोरोवर विल बी कंसीडर्ड अंडर वीकर सेक्शन कैटेगरी। तो कौन कौन सा वीकर सेक्शन में कैटेगराइज होगा? स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर को जो हम लोन देंगे वो आर्टिसन, विलेज एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज वेयर इंडिविजुअल क्रेडिट लिमिट डू नॉट एक्सीड 1 लाख। बेनिफिशियरी अंडर गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम लाइक NRLM, NULM एंड SRMS। शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब बेनिफिशियरीज DRI स्कीम में जो लोन होते हैं वो सेल्फ हेल्प ग्रुप, डिस्ट्रेस्ड फार्मर, distressed person other than farmers, amount loan of amount exceeding rupees 1 lakh per borrower, individual woman beneficiary up to 1 lakh per borrower, person with disabilities and OD PMJDY account holder up to 10,000 with age limit of 18 to 65 years, minority communities as may be notified by government of India from time to time। तो ये सारे weaker section सब ग्रुप में प्रायोरिटी सेक्टर के अकॉर्डिंग उसमें कैटेगराइज होंगे। अभी फ्रेंड्स, नॉन अचीवमेंट ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट्स, अगर बैंक जो है वो प्रायोरिटी सेक्टर के टारगेट्स अचीव नहीं करती है तो क्या होता है? तो शेड्यूल कमर्शियल बैंक हैविंग एनी शॉर्टफॉल इन लेंडिंग टू प्रायोरिटी सेक्टर शैल बी एलोकेटेड अमाउंट्स फॉर कंट्रीब्यूशन टू द रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड RIDF established with NABARD and other funds with NABARD, NHB, SIDBI, Mudra Limited as decided by the Reserve Bank of India from time to time। बैंकों को RIDF एक फंड होती है, वहां पे उनको कंट्रीब्यूट करना होता है, और जो नाबार्ड, NHB और सिडबी और मुद्रा के भी अदर फंड्स में उनको कंट्रीब्यूट करना होता है, जो कि RBI डिसाइड करता है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारे प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के जो टारगेट एंड क्लासिफिकेशन थे वो यहीं पे खत्म होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। तो तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।